जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके Q3 के रिजल्ट्स खराब आए हैं और लगातार पिछले 2-3 क्वार्टर से उस कंपनी के रिजल्ट्स खराब ही आ रहे हैं। कंपनी का बिजनेस एक नंबर का है, बहुत ही शानदार बिजनेस है कंपनी का। देखिए, बिजनेस शानदार होना एक अलग बात है और प्रॉफिट होना एक अलग बात है, दोनों में अंतर है। सुजलोन के अंदर अगर आप देखें, कभी ऐसा समय था कि कंपनी लगातार नीचे की साइड में गिर रही थी लेकिन बिजनेस ठीक था। उसके बाद शेयर के अंदर अच्छी खासी तेजी बनी है। पर्टिकुलर बहुत सारे सेक्टर हैं, ऐसा आप देख सकते हैं। मल्टीबैगर रिटर्न आपको बहुत सारी कंपनियों ने दिया होगा, ठीक है। अभी आप देखें तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप देख सकते हैं, कितने का शेयर होता था? 4,000 रुपये का। कहाँ तक मार दिया जी? 18,000 रुपये तक मार दिया। समझिए बात को, समझ रहे हैं ना आप बात को, कि बिजनेस अगर अच्छा है तो शेयर सस्ता हो सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में भाग सकता है। तो इसके बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। Q3 के रिजल्ट्स, जिसका बिजनेस कंपनी का शानदार है लेकिन कंपनी प्रॉफिट अच्छा नहीं दिखा पा रही है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर जो लगातार नुकसान देखने को मिल रहा है उसके पीछे की वजह सबसे बड़ी क्या है। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? 2 वजह। पहला, FIs लगातार माल बेच रहे हैं। FIs क्यों बेच रहे हैं? कोई आदमी माल क्यों बेचता है जी? नहीं मालूम है जी। मैंने कुछ सामान खरीदा, जी हाँ, मार्केट में कोई सामान मैंने खरीदा, आपने खरीद लिया। आप थोड़ा व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन, छोटे बिजनेसमैन आदमी हैं आप, ठीक है, छोटा बिजनेस करते हैं। आपने कोई सामान खरीदा किसी कंपनी से और मार्केट में आप बेच रहे हैं उसको, ठीक है। मान के चले कि आपने टी शर्ट खरीदी एक कंपनी से, इकट्ठी 100 टी शर्ट खरीद लिया आपने 100 रुपये के भाव से। अब उसको कितने पे बेचेंगे आप जी? 120, 150, 200, इसी तरीके से बेचेंगे ना, अपने अपने हिसाब से। जैसा कस्टमर आएगा उसके हिसाब से बेचेंगे, ठीक है। तो बेचता कब है आदमी? कब बेचता है? एक्सेप्शन बात एक अलग है कि कंपनी के अंदर कोई दिक्कत हो गई है या माल खराब है, खराब होने वाला है, सब्जी वाले ने सब्जी तो खरीद ली और वो सब्जी आज खराब होने वाली है तो उसको सस्ते दाम पर बेचनी पड़ती है। लाइव एक गरीब इंसान, थोड़ा सा यहाँ पर मैं बोल देता हूँ, आपको थोड़ा सा लगेगा कि थोड़ा सा टॉपिक हट गया, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोलना ज़रूरी है। फ्यूचर एंड ऑप्शन का नाम सुना है आपने? कॉल पुट का, जी हाँ। क्या है? जुआ है ना। हाँ, ये तो जुआ आपने देखा है, लेकिन एक जुआ आपने देखा कि एक सब्जी वाला भी जुआ खेलता है। वो सब्जी खरीद के तो ले आएगा, हरी सब्जी लाएगा आपके लिए, अगर उसकी शाम को नहीं बिकी तो वो सब्जी सूख जाएगी, खराब भी हो सकती है, उसके टमाटर खराब हो सकते हैं। सबसे बड़ा जुआ खेलता है, सबसे बड़ा जुआ खेलता है वो, अपना पेट पालने के लिए। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए आपको जिससे में बार्गेनिंग करते हैं। चलिए, तो समझ बात आ रही है कि कोई भी अगर सामान अपना बेच रहा है तो वो महंगे दाम पर बेचता है। तो FIs अगर आज की डेट में माल बेच रहे हैं, उसका मतलब कि कभी उन्होंने सस्ते दाम पर बेचा, खरीदा होगा। कैसे पता करें कि सस्ते दाम पे उन्होंने खरीदा होगा? देख लीजिए हिस्ट्री उठा के, पिछले 2 साल 3 साल की क्या हाल था स्टॉक मार्केट का जी। सस्ते दाम पर थे, सस्ते दाम पे नहीं थे। कोरोना वायरस के टाइम पे बड़ी गिरावटें देखने को मिली थी, या फिर उससे पहले बहुत सारी कंपनियां थी जो या तो तेजी के अंदर थी, उनके अंदर गिरावट से इस तरह से हो गई वे, खासकर सरकारी कंपनियां, या फिर वो भागी ही नहीं थी काफ़ी समय से, या फिर उनके अंदर अच्छा खासा उछाल था, वो गिरे हुए भाव पर थी, इस तरह से टिकी हुई थी। बड़े प्लेयर ने इस चीज़ पर बहुत सारे IPO आए, अच्छे भी आए, ख़राब भी आए। कोरोना वायरस के टाइम पे अच्छी खासी गिरावट, अच्छे खासे शेयर्स के अंदर गिरावट हुई और बहुत सारे शेयर्स के अंदर जो काफ़ी समय से भाग नहीं रहे थे किसी भी कारण से, मान लीजिए। तो उस समय कोरोना वायरस के अंदर जब सब सारे शेयर्स के अंदर तेजी बननी शुरू हुई, जो रुके हुए शेयर थे, काफ़ी परेशान थे, उनके अंदर भी तेजी बननी शुरू हो गई। बननी तेजी अपने से शुरू नहीं होती है, उसके अंदर रिटेल निवेशक का बड़ा पार्टिसिपेशन रहता है, लेकिन एक ट्रेंड स्टार्ट करना पड़ता है बड़े प्लेयर को, जैसे कि उन्होंने अभी लोअर साइड का ट्रेंड करके रखा हुआ है। तो इस समय रिटेल निवेशक भी ज़बरदस्त होके माल बेचता है, नुकसान भी बेच देता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई है? क्या बात समझ में आई अभी तक? कि मार्केट के अंदर FIs माल बेच रहे हैं। कल भी देखिए 6 तारीख की अगर बात करें,
जी आज का डेटा बता दिया जाएगा किसी वीडियो के अंदर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3,500 करोड़ का इन्होंने माल बेचा। डेली माल बेचते हैं, कभी किसी दिन थोड़ा सा माल खरीद लेते हैं। डीआईज खरीदारी की है 2,721 करोड़ की। जी डीआईज ये खरीदारी करते हैं, इनका प्रभाव नहीं पड़ता है, कुछ शेयर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं कि एफआईज खरीदारी नहीं करते हैं। 13,400 करोड़ का माल आज भी खरीदा इन्होंने। कभी आपको लगता नहीं ये तो बिल्कुल बेच कर ही भाग रहे हैं, बिल्कुल कुछ छोड़ ही नहीं रहे, नहीं, खरीदारी भी करते हैं और बिकवाली भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़कर यहाँ से भाग रहे हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर अब ग्रोथ ही नहीं रही है, नहीं। और दूसरी कंट्रीज़ की अगर बात करेंगे, उनकी अपेक्षा इंडिया मार्केट के अंदर अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है और बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जिनके अंदर और अच्छा खासा पैसा बन सकता है। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेचने का कारण यही है कि शेयर इस तरीके से थे। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर उसी के अंदर मान सकते हैं क्या, कि अच्छी खासी तेजी बनी थी, उसके बाद गिरावट हो रही है, करेक्शन हो रहा है। कुछ नई बात स्टॉक मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, कुछ नया डर, कुछ नई बात हो, कोई भी बात नहीं है। तो इस चीज़ को लेकर इतना परेशान होने वाली बात क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि आखिर हम खरीदे कहाँ। नॉर्मल सी बात है, किसी भी शेयर की पहले थोड़ी सी हिस्ट्री देख लो कि कहीं उसके अंदर ज़बरदस्त तेजी तो नहीं बनी है। जी बनी है तो बड़ा प्लेयर बेच सकता है, वो शेयर गिर सकता है। स्टॉक मार्केट में यही तो होता है कि नीचे की तरफ कोई लोग खरीद के चलते हैं, ऊपर की साइड में बेचते हैं, जब वो गिरावट होती है तो नीचे चला जाता है। तो आपको खरीदारी किन शेयर्स के अंदर करनी चाहिए, या तो जो अच्छी क्वालिटी के शेयर हैं, अच्छे शेयर हैं, उनके अंदर ज़बरदस्त तेजी बनी, उनके अंदर देख लें कि अभी क्या इस समय 30% की गिरावट हो गई है, लगभग 25% की गिरावट हो गई है। अपने उनके हाई से देख लीजिए, या थोड़ा सा हाई से नीचे है तो उसके अकॉर्डिंग भी देख लीजिए। तो आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ही पाएंगे, अगर आपने 1 साल के अंदर या 6 महीने पिछले या 3-4 महीने के अंदर कोई भी शेयर खरीदा पोर्टफोलियो के हिसाब से, तो आप देखेंगे किसी किसी शेयर के अंदर आपको 20%, 25%, 20 से 40% तक की गिरावट किसी किसी शेयर के अंदर आपको देखने को मिल रही होगी। तो देखिए किसी भी शेयर के अंदर नहीं कह सकते हम, जो अच्छे शेयर हैं उनके अंदर 20-25% की अगर गिरावट देखने को मिल जाए, 30% की गिरावट देखने को मिल जाए, तो आपको पोर्टफोलियो के लिए उस समय एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। जी 30% गिर जाए तो क्या अपॉर्चुनिटी रहती है, देख लीजिए। अगर कोई शेयर 30 का है, 300 पहुंच गया तो उसको गिर जाने दे, कम से कम 50% की उसके अंदर गिरावट होने दे। ऐसा अगर शेयर है तो और भी बड़ी गिरावट होने दे। अगर शेयर ही थोड़े समय पहले 30-35 रुपए का था, वो 100 रुपए के आसपास है या 60 रुपए के आसपास है, और वहां से उसके अंदर 30-35% की गिरावट हो गई है, तो हो सकता है वहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस समय बहुत सारे शेयर्स हैं जो गिरे हुए हैं 30 से 35-40%। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, क्योंकि क्या देखोगे आप, गिरावट ही तो देखनी है आपको। लेकिन गिरावट का देखने का तरीका है, ऐसे ही नहीं देखेंगे। मैंने आपसे क्या लॉजिक बता दिया, 100 रुपए का शेयर था 1,000 है। अब 1,000 पे आप 25% की गिरावट देखने लगे तो बहुत भूल कर जाएंगे आप, ठीक है। तो साथ में आपको ये भी देखना कि कितनी रैली बनी है, और उसके हिसाब से फिर देखिए 30-35-40% की क्या गिरावट हो गई है। इस समय बहुत सारे शेयर्स के अंदर गिरावट है, ठीक है। तो उस चीज़ पर आप फोकस करेंगे तो बहुत सारे शेयर्स आपको मिल जाएंगे जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जिस शेयर की मैं बात करने वाला हूँ, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। तो क्वेश्चन आता है क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूचर है। तो उसके लिए देखिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर फ्यूचर नहीं है तो कहाँ कहाँ पर प्रेशर बन सकता है, डीजल, पेट्रोल, गैस। अब उनका रेट देखिए, गाड़ी के रेट की बात नहीं चल रही है, उनके अंदर जो फ्यूल डाला जाता है, डीजल, पेट्रोल, गैस, क्या उनका प्राइस बढ़ रहे हैं धीरे धीरे? हाँ जी बढ़ रहे हैं। जो क्रूड हम मंगाते हैं बाहर से, क्या डॉलर का रेट लगातार बढ़ रहा है? हाँ जी बढ़ रहा है। तो समझिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आने वाले टाइम में कितना आ सकता है, कितना आगे तक हो सकता है। देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो ऐसा है कि आप अपने घर पर भी चार्जिंग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी आपके घर पे होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अगर आपके घर पे मान लीजिए कि सोलर पैनल लगा हुआ है, उससे भी इलेक्ट्रिसिटी घर में रहती है, तो उससे भी चार्ज आप कर सकते हैं। तो आगे आने वाले टाइम में मल्टीपल क्या है, ऑप्शंस हैं आपके पास इलेक्ट्रिक गाड़ी के, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड तो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। उसको फुलफिल करने के लिए आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल और प्लस सोलर एनर्जी बड़ा ही योगदान आने वाला है, और सरकार पूरी तरह से फोकस कर रही है यहाँ पर। सरकार लगातार आपको सब्सिडी दे रही है, लगातार बोल रही है कि हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल पाइए। सरकार पर भी जोर कम पड़ेगा, डॉलर का रेट बढ़ता रहेगा, अगर क्रूड के रेट बढ़ते रहेंगे तो सरकार को भी बढ़ाना पड़ता है, उसकी भी एक मजबूरी रहती है, क्योंकि इतने बड़े देश को चलाना मामूली बात थोड़ी ना है। जी आप तो सरकार का बेनिफिट ले रहे हैं, सरकार को तो बड़ा बड़ा फायदा भी होता है, लेकिन देश को चलाना भी कोई
बच्चों का खेल नहीं है कि ये भी कोई मामूली बात नहीं होती है, ठीक है। इसमें भी अगर क्रूड के रेट आसमान छू जाएं तो एक और बड़ी दिक्कत आ जाएगी। एक तो इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। अब ऐसा तो नहीं कि जनसंख्या घट रही है, अब ऐसा भी नहीं कि मरने वाले लोग कम हैं और पैदा होने वाले ज़्यादा हैं। ऐसा ही है, जी हाँ ऐसे ही है। समझिए बात को कि मरने वाले लोग कम हैं, पैदा होने वाले ज़्यादा हैं। तो ये समस्या बनी रहती है, उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढना जरूरी है। ये भगवान ने क्या दिया है, देखिए आप, भगवान है क्या नहीं है। हाँ, उसके लिए क्या करना जी, आप आउट ऑफ टॉपिक जा रहे हैं, टॉपिक के अलावा जा रहे हैं, आप शेयर मार्केट की बात कीजिए। अरे मेरे भाई, कुछ अपनी भी बात कर ले कि दुनिया के अंदर है क्या। देख रहे आप अपने घर की, जब हम कहते हैं कि हम लाइट कर सकते हैं तो वो सिर्फ अपना घर का उजाला कर सकते हैं, थोड़ा सा बाहर का भी कर सकते हैं जी, शादी भी आता थोड़ा मोहल्ले पड़ोस का भी कर सकते हैं, सरकार गली गली में भी कर सकती है। लेकिन कभी जब जंगल की साइड में जाओगे वहाँ तो अंधेरा दिखाई देगा, जी हाँ। लेकिन दिन के समय में जी उजाला ही उजाला है। भाई यही भगवान है। ढूंढते हो है क्या नहीं है ना। साइंस पढ़ रखी है ना आपने, बहुत ज्ञान ले रखा है आपने। अरे कुछ नहीं है, समझिए खेल को। पहले देखिए, सूर्य भगवान की कृपा कितनी बड़ी होती है, यही भगवान है। दिखाई नहीं देगा आपको, आपको लगता है कि भगवान हमारे जैसे ही है, नहीं। ये देखिए कहाँ पर, देखिए थोड़ा सा बात अलग जा रही है, लेकिन समझिए बात को, जो लोग नहीं मानते भगवान को, ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक की बात करें तो आपको समझ में आ जाना चाहिए सारी चीज़ें कि आने वाले टाइम में इसका आगे तक बढ़ना है ये। तो उसी तरह से भगवान जी ने आपको सूर्य देव दिया हुआ है, उसका सब लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं सोलर एनर्जी का। तो उनको मालूम था पहले से ही क्या क्या दिक्कतें होने वाली हैं, तो सारी चीज़ें आपके लिए पहले से ही देकर रखी हुई हैं, ठीक है। तो ओला इलेक्ट्रिक की अगर बात करते हैं यहाँ पर, फ्यूचर तो बहुत अच्छा है, सब कुछ ओके है, लेकिन मार्केट कैप छोटा नहीं है। 29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। जितना मार्केट कैप कम होगा और जितना शेयर का प्राइस कम होगा उतना ही अट्रैक्टिव होगा। लेकिन ले कौन जाएगा जी, लेकर कौन जाएगा, नहीं जाएगा उससे कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा है, फायदा क्या है। तो यहाँ पर क्या बात निकल कर आ रही है कि बिजनेस बढ़िया है, मार्केट कैप भी ठीक है, शेयर का प्राइस भी ठीक है, सब कुछ ओके है, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं दिखा रही। फिर क्या करेंगे सारी चीज़ों का जी, आगे कुछ हो सकता है कि वो तो समय बताएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रॉफिट हो या कम हो या थोड़ा सा ज़्यादा हो या नुकसान में चली जाए कंपनी, एक चीज़ कम नहीं होना चाहिए, कंपनी का रेवेन्यू। एक साल पहले 1,296 करोड़ था, उसके बाद 1,598 करोड़, उसके बाद 1,600 करोड़, घटा सितंबर क्वार्टर में 1,200 करोड़ हो गया। अब रेवेन्यू 1,045 करोड़ हो गया। बस यही सबसे बड़ी गलत बात रही जी। क्यों हुआ? कंपटीशन बढ़ गया। आपने देखा कि बजाज ऑटो ऊपर निकल गया इसके मार्केट शेयर से, वो दूसरी कंपनियां भी इसके अंदर काम कर रही हैं। चलिए ये तो बात हो गई है एक अलग। चलिए अब देखते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट नुकसान में ही है। पहले देखिए नुकसान 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 था, अब ये नुकसान बढ़ रहा है, वही सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। नुकसान कम होना चाहिए, नुकसान यानी कर्ज भी है कंपनी पे, 93 करोड़ का कंपनी कर्ज देती है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे कि पिछले 5 क्वार्टर से कंपनी नुकसान ही दिखा रही है। तो देख लीजिए 376 करोड़ का नुकसान, 416, उसके बाद 347 करोड़ का नुकसान, 495 करोड़ का नुकसान, उसके बाद 564 करोड़ का नुकसान। सब कुछ ओके है, लेकिन प्रॉफिट नहीं दिखा रही है कंपनी। प्रॉफिट ना दिखाने का कारण देखिए, वो तो कंपनी के अपने खर्चे कहाँ पर इस्तेमाल कर रही है जी। खर्चे अगर सही जगह इस्तेमाल कर रही होगी, अपने प्लांट बनाने में, अपने सर्विस सेंटर बनाने में और आगे बढ़ने में, अगर कंपनी काम कर रही हो, वो सारा पैसा वहाँ पर खर्च कर रही है और ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, तो ये गलत है क्या? देखिए गलत नहीं है, सही चीज़ें हैं। आगे बढ़ जाती है तो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, आगे बढ़कर आना चाहिए। लेकिन अभी क्या है, रिजल्ट उस हिसाब के नहीं है जी। शेयर का प्राइस तो गिरा हुआ है, फिर उसको क्यों नहीं देखते आप? हाँ वही बात सही है आपकी जी। देखिए रिजल्ट्स अगर खराब आए तो पहले से ही सारी चीज़ें हो गई ना, गिर गया ना शेयर का भाव। अभी 100 रुपये पे था, अभी देखिए कहाँ पर आ गया, 70 पे आ गया। क्या कुछ उम्मीद है इसके अंदर? देखिए सारी चीज़ें वही हैं। आगे कंपनी की सेल्स बढ़नी चाहिए, कंपनी के एक अंदर उम्मीद कुछ अच्छी चीज़ें आनी चाहिए, तब जाकर शेयर के अंदर तेज़ी बनेगी। फिलहाल मार्केट कैप सब सही है, प्राइस भी सही है, लेकिन बस कंपनी का प्रॉफिट आना चाहिए निकल के, और कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेज़ी बननी चाहिए, जो कि 1,600 करोड़ से कितना रह गया, 1,000 करोड़ रहेगा। ये एक बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलिए, यदि रिसर्च एनालिसिस, क्या मैं खरीदने के लिए आपको बोल रहा हूँ?
नहीं। क्या मैं कोई रिकमेंडेशन यहाँ पर दे रहा हूँ? नहीं, मैं आपका ज्ञान बढ़ा रहा हूँ ताकि किसी की ज़रूरत ही आपको ना पड़े और आप सेल्फ डिसीजन लेके आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे वो उन शेयर्स के बारे में जो 30-30, 40-40% गिरे हुए हैं। वहाँ पर भी रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, बस आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी ताकि आप डिसीजन ले सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।